नमस्कार, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न। जैसा कि आपको पता है, हम व्याकरण के अभ्यास के प्रश्न अभी कर रहे हैं। आज ये 10वां भाग है, इससे पहले 9 भाग हो चुके हैं। आज के इस भाग में 20 प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ हैं, विकल्प के साथ दिए हुए हैं। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, हिंदी से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा हो, उसमें व्याकरण अवश्य आता है, हिंदी व्याकरण अवश्य आता है और उसमें लगभग इसी तरह के प्रश्न आते हैं। अतः आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनें। जो प्रश्न दे रखे हैं उनकी विस्तृत व्याख्या बताई जाएगी कि ये आंसर आया, ये उत्तर आया, तो कैसे आया, क्यों आया ये। यदि आप ध्यान से देखें और यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता चले और मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मेरा उत्साहवर्धन हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। रूढ़ शब्द बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो शब्द हैं उसमें रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे 3 भेद होते हैं शब्द के। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मैंने क्या बताया है आपको, नोट कर लीजिएगा कि रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, इसके आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कौन कौन से होते हैं? फिर से सुनिए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब यहाँ हमारा प्रश्न है कि रूढ़ शब्द कौन से हैं। अब देखिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी एक अर्थ के लिए या विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, जिनके अगर हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं तो कोई और अर्थ ना निकले, तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यहाँ देखिए, वाचनालय है। वाचनालय है क्या? वाचन प्लस में आल्य होगा, यानी कि वाचन के लिए घर, पढ़ने के लिए घर। विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य, विद्या के लिए आल्य। समतल, सम प्लस में तल। यहाँ ये जो शब्द हैं, विद्यालय, वाचनालय, समतल, यहाँ ये 2 शब्दों के मेल से बने हुए हैं, और जो 2 शब्दों के मेल से बने हुए शब्दों और जिनका कोई अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? योगी कहलाते हैं। तो यहाँ तीसरा जो विकल्प है ये बच गया हमारा, पशु। पशु के अगर हम टुकड़े करते कोई और अर्थ निकलता, पशु शब्द पशु के लिए ही रूढ़ हो गया है। तो यहाँ जो पशु शब्द है ये क्या है? रूढ़ शब्द है। वाचनालय, समतल, विद्यालय, ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। और जो पशु वो क्या है? रूढ़ शब्द है। अगला है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब की बार क्या बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन सा इन चारों विकल्प में से? पवित्र, कुशल, विनियम, जलज। यह देखिए, यौगिक हो गया, रूढ़ हो गया। योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो। क्या करते हो? किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, वो होते हैं योग रूढ़। अब आप बता सकते हैं कि इनमें विशेष अर्थ के लिए कौन सा शब्द है जो विशेष अर्थ के लिए आया हो? कौन सा है बताइए? पवित्र है, कुशल है, या विनियम है? जलज है। कौन सा है? जलज। जलज क्या होगा? जल प्लस में जय। जल का अर्थ पानी, जय का अर्थ होता है उत्पन्न होना, यानी कि जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न क्या होता है? कमल होता है। जलज है वो कमल के लिए प्रसिद्ध है। जलज का अर्थ होता है कमल। तो यहाँ जो जलज शब्द है वो क्या है? योग रूढ़ है। अगला देखते हैं, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? यहाँ फिर से बताना है रूढ़ कौन सा है। मल्लज, जलज, पंकज, वैभव। अब आपको पता चल गया होगा कि रूढ़ कौन सा है। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। वैभव। क्या है? वैभव। मल्ल, जलज, पंकज। मल्लज का अर्थ होता है मल्ल से उत्पन्न। जय का अर्थ उत्पन्न है। मल्ल होता है चंदन, ठीक है, चंदन या गंध सार या गंधराज, यानी कि मल्ल से उत्पन्न। तो क्या है? ये योग रूढ़ है, ठीक है। जलज, जल से उत्पन्न, क्या हो जाएगा? कमल। पंकज, ये पंकज, पंख और प्लस में जय होता है। पंख अर्थ होता है कीचड़, जय का अर्थ होता है उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है? कमल होता है। तो कमल, जलज, ये जलज, कमल किसके? कमल। पंकज, माफी चाहूंगी, पंकज, जलज किसके पर्यायवाची हैं या किसके अर्थ होते हैं?
कमल के, मल्लेज मल्ले से उत्पन्न। तो ये तीनों शब्द क्या है, योगरूढ़ है। वैभव वो क्या है, रूढ़ शब्द है। अगला है परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। देखिए यहाँ जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये किसके आधार पे शब्द के भेद हैं। ये हैं उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पे शब्द के भेद हैं। फिर से सुनिए, उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पे शब्द के भेद होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। 4 यहाँ दे रखे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां होता है संकर शब्द। क्या होता है, संकर शब्द। यहाँ हमें बताना कि परीक्षा शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज। यहाँ जो परीक्षा है वो क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ज्यों के त्यों आए हैं, जैसे हैं वैसे हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो तत्सम होते हैं। जो परीक्षा शब्द है वो क्या है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, परख। परीक्षा का तद्भव शब्द क्या है, परख। अगला देखते हैं, मजिस्ट्रेट शब्द है, कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देखो पढ़ने से पता चल रहा है मजिस्ट्रेट ये क्या है, विदेशज शब्द है। क्या है, विदेशज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा, इनमें से देशज शब्द बताना है। देशज शब्द वो होते हैं जो अपने देश में उत्पन्न है, वो होते हैं देशज। जो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्दों के मूल का पता नहीं होता। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किन शब्दों के मूल का पता नहीं होता, तो इसका उत्तर होगा देशज। देशज शब्दों के मूल का पता नहीं होता है। देखिए अग्नि क्या है, तत्सम है। प्रार्थना क्या है, तत्सम है। खेत क्या है, तद्भव है। खेत का जो तत्सम शब्द होगा क्षेत्र होगा। और जो लोटा शब्द है ये क्या है, देशज है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, लोटा। लोटा शब्द क्या है, देशज है। ठीक है, अगला देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। ये अलंकार से संबंधित कुछ प्रश्न है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अलंकार। किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का अभेद्य आरोप किया जाता है। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा। कौन से अलंकार में उपमेय और उपमान को एक मान लिया जाता है, उनमें अभेद्य आरोप होता है। रूपक अलंकार में। कौन से में, रूपक अलंकार में। देखिए उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, संशय हो जाता है कि कौन सा उपमेय है कौन सा उपमान है। देखिए उपमेय, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होगा, जिसकी, अब ध्यान रखना, जिसकी लगे, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान जिससे तुलना की जाए। जिसकी और जिससे याद रखना, जिससे, जिससे क्या होगा, उपमान। और जिसकी क्या होगा, उपमेय। ठीक है, यानी कि जिसकी तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमेय होगा। और जिससे तुलना की जाए वो क्या होगा, उपमान। यानी कि जो प्रसिद्ध वस्तु होती है, जगत प्रसिद्ध वस्तु होती है, जिसका मान बड़ा होता है वो होता है उपमान। और जो साधारण वस्तु होती है वो क्या होती है, उपमेय। ठीक है, अगला देखते हैं। किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है। कौन से अलंकार में उपमेय उपमान में संभावना व्यक्त की जाती है। उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो यहाँ होगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, पाई जाती है या दर्शाई जाती है। ठीक है, अगला है, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए यहाँ आया है उर्वशी, और दूसरा भी क्या है, उर्वशी। उर्वशी शब्द क्या है, 2 बार आया है और दोनों ही बार इसके अर्थ अलग हैं। ऐसा कौन से अलंकार में होता है जहाँ एक जैसे शब्द, यानी कि एक ही शब्द 2 बार आता है लेकिन अर्थ उसका अलग अलग होता है। वो कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। कौन सा होता है, यमक। यमक का अर्थ युगम या जोड़ा। या उर्वशी 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग है, जोड़े के रूप में आया है, युगम के रूप में आया है। देखिए उर्वशी, उर्वशी का अर्थ क्या है,
हृदय में बसी। इस उर्वशी का अर्थ क्या है? उर में बसी। उर क्या होता है? हृदय। हृदय में बसी है। तुम होन के उर्वशी, यानी कि मोहन श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। उर्वशी या उर्वशी क्या है? अप्सरा का नाम है, या उर्वशी यानी कि उर्वशी। ठीक है, उर्वशी क्या है? उर्वशी अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी है, उसके लिए उर्वशी आया है कि उर्वशी के समान है, अर्थात उर्वशी के समान है, सुंदरता में उर्वशी के समान है और तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। तो यहाँ उर्वशी के दो अर्थ है। एक उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा जो दूसरे नंबर पे आया है, और जो पहले नंबर पे उसका अर्थ है कि हृदय में बसी है, उर में बसी हुई, हृदय में बसी हुई। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार हो गया है। अगला देखते हैं। ये संधि से संबंधित कुछ प्रश्न है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक, देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस में एक होगा। ठीक है, और ये यण संधि है। क्या है? यण संधि। यण संधि का नियम क्या है? यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ई किस में बदल जाता है? ये में बदल जाता है। किस में? ये में बदल जाता है। और यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाएगा? व में बदल जाता है। ऊ किस में बदल जाता है? व में। यहाँ प्रति आया, प्रति में क्या है? ई है, और प्रति में क्या है? ई है, और एक में क्या है? भिन्न स्वर है। ई के अलावा कोई भिन्न स्वर है तो यहाँ जो ई है वो किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा, अतः क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक है, अगला है राज ऋषि का संधि विच्छेद क्या है? राज ऋषि, राज ऋषि का संधि विच्छेद होगा राज प्लस में ऋषि। पहला ही है विकल्प सही, राज प्लस में ऋषि। यहाँ कौन सी संधि है, क्या नियम है वो बताती हूँ आपको। यहाँ कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। कैसे? देखिए, यदि ए या आ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, ए या आ के बाद, भिन्न स्वर नहीं, माफी चाहूंगी, री आता है। ए या आ के बाद क्या आता है? री आता है। तो क्या हो जाएगा? दोनों को मिला के क्या बन जाता है? ए और आ और री को मिला के क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अर बन जाएगा। तो यहाँ राज प्लस में ऋषि क्या हो जाएगा? राजर्षि। ठीक है, राज प्लस में ऋषि क्या हो जाएगा? राजर्षि। जब हमने संधि की थी, संधि की वीडियो में आपको सभी संधि जो स्वर संधि है, पांचों संधि बहुत अच्छे से करवाई गई हैं। उनमें से ये नियम भी है, प्रत्येक नियम को खोल के करवाया गया है। आप वहाँ से चैनल की प्लेलिस्ट से संधि से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। अगला है अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? अभ्यर्थी, अभी बताए थे मैंने यण संधि का नियम। तो यहाँ अभ्यर्थी में भी क्या है? यण संधि है। अभी प्लस में अर्थी क्या हो जाएगा? अभी प्लस में अर्थी, अभी प्लस में अर्थी, यण संधि। यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो ई किस में बदल जाएगा? ये में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी। अगला है पर्यावरण। पर्यावरण में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। देखिए पर्यावरण, पर्यावरण में क्या है? वृद्धि संधि है। कैसे? परि प्लस में आवरण, परि प्लस में क्या होगा? आवरण। यहाँ दीर्घ संधि नहीं है, मैं गलत बता गया आपको, ध्यान नहीं रहा। पर्यावरण में क्या होगा? यहाँ भी कौन सी संधि है? यण संधि है। देखिए यहाँ जो हमारी री है, यहाँ क्या आया है? री में की जो परी का जो अंतिम शब्द है उसकी ध्वनि क्या है? किसकी ध्वनि है? ई की ध्वनि है। और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? ई किस में बदल जाएगा? ये में परिवर्तित हो जाता है, ये में बदल जाता है। इस ई के बाद क्या आया? आ आया है। आ ई के अलावा भिन्न स्वर है, ई किस में बदल गया? ये में बदल गया। यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से दिखाती हूँ, परि प्लस में आवरण। यहाँ र में से हमने क्या निकाल लिया? ई निकाल लिया था। र क्या बच गया? स्वर रहित बच गया है। और अब ई किस में बदल गया? ये में बदल गया। क्या हो जाएगा? हमारा र क्या था? हलंत के साथ था, स्वर रहित था। प्लस में क्या हो जाएगा? ई का ये बन चुका है, और प्लस में ये क्या है? आवरण। क्या है? आवरण।
ठीक है, आवरण। अब यहाँ क्या आ जाएगा, जो र है, जो स्वर रहित र होता है उसको हम क्या करते हैं, वर्ण के ऊपर लिखते हैं। ये अभी क्या है, स्वर रहित है, लेकिन आ मिल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, या बन जाएगा और र ये के ऊपर लग जाए, क्या बन जाएगा, पर्यावरण। ठीक है, अगला है गिरीश में कौन सी संधि है। गिरीश गुण संधि, वधि संधि या दीर्घ संधि। इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गिरी प्लस में ईश। यहाँ क्या है, ई है और यहाँ क्या है, ई है। ई और ई के मिलने से क्या हो जाएगा, दीर्घ ई बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गिरीश। अगला देखते हैं, ये समास से संबंधित कुछ प्रश्न है। हस्तलिखित में कौन सा समास है। हस्तलिखित कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है या फिर अव्ययभाव समास है। हम इसका विग्रह करते हैं। हस्तलिखित क्या होगा, इसका विग्रह, हाथ से लिखित। अब हाथ से लिखित है, अब देखो से विभक्ति आई है। से विभक्ति कौन से समास में आती है, तत्पुरुष समास में। कौन सी में आती है, तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष में भी कौन से में, करण तत्पुरुष में। कौन से में है, करण तत्पुरुष में। जहाँ साधन का भाव होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। या हाथ से लिखित, या हाथ से या के द्वारा जो विभक्ति होती है वो करण तत्पुरुष में आती है। हाथ से लिखित आया है विग्रह में तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। और यदि तत्पुरुष के भी भेद पूछा जाए तो कौन सा होगा, करण तत्पुरुष। ठीक है, अगला है पंचवटी शब्द का समास विग्रह छांट कर लिखिए। पंचवटी 5 वृक्षों वाला, या 5 वृक्ष है जहाँ पर, या 5 वटों का समाहार, या इनमें से कोई नहीं। पंचवटी, पंचवटी में क्या होगा, 5 वटों का समाहार। क्या होगा, 5 वटों का समाहार। या कौन सा समास है, 5 क्या है, संख्यावाचक है। और संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक किस समास में आता है, द्विगु समास में आता है। तो यहाँ कौन सा समास है, द्विगु समास है। ठीक है, अगला देखते हैं, रसोई घर शब्द का सही विग्रह कौन सा है। रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई और घर, और रसोई में घर। तो रसोई घर क्या होगा, रसोई के लिए घर। क्या होगा, रसोई के लिए घर। जहाँ के लिए विभक्ति आती है वह कौन सा समास आता है, तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा होता है, संप्रदान। तत्पुरुष होता है लेकिन तत्पुरुष समास के भेद के अंतर कौन सा है, संप्रदान। ठीक है, रसोई के लिए घर, या हित पूर्ति हो रही है, के लिए, के वास्ते, के निमित्त विभक्ति आती है, वहाँ कौन सा समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। अगला है पीताम्बर शब्द का सही विग्रह छांट कर लिखिए। पीताम्बर, पीत और अंबर, पीत अंबर वाला। पीत है जो अंबर, पीत अंबर में। यहाँ पीताम्बर का सही विग्रह है पीत है जो अंबर। पीत है जो अंबर कौन सा समास हुआ इसमें, कर्मधारय। कर्मधारय समास हुआ इसमें। ठीक है, और यदि विग्रह होता पीत है अंबर जिसके, तब क्या होता, बहुब्रीहि समास। या फिर तीसरा पद प्रधान होता। पीले अंबर किसके होते हैं, श्री कृष्ण के। जिस समास में पहला और दूसरा पद प्रधान न होके कोई अन्य पद प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास होता है। और विग्रह होता है जिसके लगाते हैं, तीसरे के लिए इशारा करते। पीत है अंबर जिसके, वहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। और पीत है जो अंबर, पीले है जो अंबर, यानी कि वस्त्र की विशेषता है, कैसे हैं वो पीले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। यहाँ जो अंबर की विशेषता बताई जा रही है, जो समस्त पद है उसमें विशेष से विशेषण का संबंध है। जो अंबर है वो कैसे हैं, पीत है, पीले हैं। जो पीत शब्द क्या है, विशेषण है। अंबर क्या है, संज्ञा है, विशेष्य है, विशेष्य को ही संज्ञा कहते हैं। तो विशेष से विशेषण का संबंध, इसलिए कौन सा समास है, कर्मधारय। देखिए पीताम्बर में दोनों समास है, कर्मधारय भी है, बहुब्रीहि भी है। ये विग्रह पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विग्रह परीक्षा में दिया हुआ है। यदि पीत है जो अंबर होगा तो कर्मधारय होगा, और पीत है अंबर जिसके, तब क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का सही विग्रह क्या है। भारत का रत्न, भारत के लिए रत्न, भारत में रत्न, और भारत में रत्न, भारत से रत्न। तो इनमें से जो भारत रत्न का सही विग्रह है वो भारत का रत्न। क्या होगा, भारत का रत्न। कौन सा समास होगा इसमें, तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी कौन सा है, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष।
ठीक है, जहाँ का के की आ जाते हैं वहाँ क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। ये थे व्याकरण के आज के 20 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से सुना, देखा, समझा होगा। अगली क्लास में नए विषय के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।